कर्नाटक में अलग झंडे की मांग भारी पड़ी। क्या कांग्रेस के तुष्टीकरण ने बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बना दिया? क्या बांटने की राजनीति की वजह से कर्नाटक ने राहुल को नकार दिया? कर्नाटक की जनता से वोट पाने के लिए कांग्रेस सरकार ने 3 ऐसे दांव चले जिसे देश और समाज को बांटने वाले कदम कहा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस में सत्ता में लौटने की भूख इतनी ज्यादा थी कि उसे सही और गलत में फर्क नजर नहीं आया। तभी तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सारी हदें तोड़ते हुए कर्नाटक के अलग झंडे की मांग करके तिरंगे का अपमान किया, लिंगायतों को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा देकर समाज को बांटने की कोशिश की और तो और कर्नाटक की अलग एंथम बनाने का ख्वाब दिखाकर जनता को धोखा दिया। लिंगायतों पर डोरे डालने की कमान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने संभाली, जिन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य की संजीवनी के लिए 19 मंदिरों के दर्शन कर डाले। सवाल यह है कि क्या तिरंगे का अपमान करना कांग्रेस को भारी पड़ा? लिंगायतों ने अल्पसंख्यक दर्जे के ऑफर को क्यों ठुकरा दिया? क्या कांग्रेस की इस चाल ने बाकी वोटरों को नाराज कर दिया? आखिर राहुल गांधी को एक बार फिर जनता ने क्यों नकार दिया? इन सारे सवालों का जवाब लिंगायतों की राजनीतिक हैसियत में छिपा है। माना जाता है कि कर्नाटक की सत्ता की चाबी इनकी ही जेब में है। लिंगायत समाज को कर्नाटक की अग्रणी जातियों में गिना जाता है, जो कर्नाटक की आबादी का 17% है, जिनका 100 से ज्यादा सीटों पर असर है। इसीलिए 30 जिलों में रहने वाले लिंगायतों के पास सत्ता की चाबी है। 2008 में कर्नाटक में बीजेपी की पहली सरकार बनवाने में लिंगायतों का बड़ा हाथ था, लेकिन 2013 में लिंगायतों ने कांग्रेस को समर्थन देकर पासा पलट दिया। इसे देखते हुए बीजेपी ने इस बार 68 तो कांग्रेस ने 49 लिंगायतों को टिकट थमाया। माना जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी लिंगायतों का वोट बड़ी संख्या में हासिल करने में कामयाब रही और इसकी एक बड़ी वजह है उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बीएस येदियुरप्पा, जो खुद लिंगायत समाज से ही आते हैं। येदियुरप्पा की इसी दावेदारी को कमजोर करने के लिए सिद्धरामैया ने चुनाव से ऐन पहले एक बड़ा दांव खेला। कांग्रेस के इस मुख्यमंत्री ने लिंगायतों को अलग धर्म का दर्जा देने के लिए बिल पास करके उसे केंद्र के पास भेजा। दरअसल सार्वजनिक कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री के सोने की ऐसी तस्वीरों ने कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर को और भी तेज कर दिया, जिसे काबू में करने के लिए सिद्धरामैया ने ऐसा किया। लेकिन कर्नाटक में बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी बनने से साफ हो गया कि सिद्धरामैया का यह दांव काम नहीं आया। सवाल यह है कि आखिर लिंगायतों ने कांग्रेस पर भरोसा क्यों नहीं किया, वो भी तब जब लिंगायत अलग धर्म के तौर पर मान्यता की मांग करते रहे हैं। आखिर कांग्रेस का यह दांव क्यों फेल हो गया, ये जानने के लिए हमने राजनीतिक मामलों के जानकार से बात की। जो लिंगायत समुदाय का जो युवा वर्ग था और महिलाएं जो थी, वो अपने आप को हिंदू धर्म से अलग हटने की बात उनके गले तक नहीं पहुंच पा रहा था। कुछ जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने इसका बेशक समर्थन किया था, बट अल्टीमेटली जो युवा वर्ग था और महिलाएं थी वो अपने आप को हिंदू समाज से अलग के रूप में अपने आप को नहीं देख पा रही थी। इसलिए कांग्रेस की जो ये राजनीति थी कि हिंदू समाज को लिंगायत नॉन लिंगायत लिंगायत को हिंदू समाज से अलग करके वोट बैंक को अपनी तरफ खींचा जा सके, वो संभव नहीं हो सका। ऐसा पहली बार नहीं है जब जनता ने ऐसी राजनीति को नकारा हो। साल 2010 में सीपीएम की सरकार ने पश्चिम बंगाल में पिछड़े मुस्लिमों को आरक्षण का ऐलान किया, लेकिन अगले साल सीपीएम को जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। जून 2014 में महाराष्ट्र की कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मुस्लिमों को आरक्षण देने का ऐलान किया, लेकिन चंद महीनों बाद ही पार्टी विधानसभा चुनाव हार गई। ऐसा ही कुछ वादा साल 2012 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भी किया, लेकिन 2017 के विधानसभा चुनाव में उसे भी
समाज को बांटने वाली राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ा। ऐसा नहीं है कि लिंगायतों पर डोरे डालने की कोशिश बीजेपी ने नहीं की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की तस्वीरें देखिए, जिसमें वो लिंगायत समाज के दार्शनिक और समाज सुधारक बसवेश्वर भगवान की जयंती पर उन्हें माला पहना रहे हैं। इसके लिए अमित शाह ने बाकायदा क्रेन का इस्तेमाल किया। बीजेपी अध्यक्ष ही नहीं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लंदन में लिंगायतों के गुरु को नमन कर वहीं से लिंगायत कार्ड खेला। खास बात यह है कि 2015 में नरेंद्र मोदी ने ही इस मूर्ति का अनावरण किया था। प्रधानमंत्री ने बसवेश्वर भगवान को श्रद्धांजलि नहीं दी, बल्कि इसके बहाने गांधी परिवार पर भी निशाना साधा। डेमोक्रेसी की चर्चा आती है तो हम अब्राहम लिंकन को कोट करते हैं। उन्होंने जो परिभाषाएं कही है वो कोट करते थे, लेकिन अब्राहम लिंकन के भी 700 साल पहले भगवान बसवेश्वर ने उन्हीं बातों को कहा था। वे कर्म योगी थे। अब सवाल यह है कि जब दोनों ही पार्टियों ने लिंगायतों को भुनाने की पूरी कोशिश की, तो ऐसे में कांग्रेस का दांव बेकार क्यों चला गया? दरअसल कांग्रेस ने सोचा कि लिंगायतों को अलग धर्म घोषित कर उनका पूरा वोट उसे मिल जाएगा, लेकिन उसके इस कदम से दूसरे समुदाय के लोग नाराज हो गए, जो पहले से ही खुद को अलग थलग महसूस कर रहे थे। इस तरह कांग्रेस के लिंगायत कार्ड का फायदा बीजेपी को हो गया। तो क्या जनता ने कांग्रेस को बांटने वाली राजनीति करने की सजा दी है? ये जानने के लिए हमने एक बार फिर एक्सपर्ट से बात की। जैसे अभी रोजा चल रहा है, तो किसी पार्टी की तरफ से रोजा इफ्तार वाला जो एक कर्मकांड चलता था वो खत्म हो गया है। अब ये अच्छी बात है, बुरी बात है, और किसी चीज़ में राजभवन भगवा रंग में रंगा जाए वो कर्मकांड है कि नहीं है, लेकिन इस किस्म के तुष्टीकरण अलग अलग सेक्टर्स के, जो छोटे छोटे सेक्टर्स के थे, उसके दिन काफ़ी हद तक लद गए हैं। लिंगायतों को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से हो सकता है कुछ शैक्षिक संस्थाओं को लाभ होता या लाभ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा ये हुआ कि लिंगायत समाज में और पूरे कर्नाटक समाज में ये बात बीजेपी फैलाने में या बताने में, कन्विंस करने में सफल हुई कि ये हिंदू समाज को तोड़ने की कोशिश है। इसीलिए लिंगायतों का वोट वापस सारा का सारा लगता है कि बीजेपी की तरफ आ गया है। कर्नाटक में कांग्रेस पर वोट पाने के लिए सिर्फ समाज को ही तोड़ने का आरोप नहीं लगा, देश की भावना के विपरीत जाने का इल्जाम भी कांग्रेस की सरकार पर लगा। इसका सबूत ये तस्वीरें हैं, जिसे अगर तिरंगे का अपमान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इन तस्वीरों में जो झंडा आप देख रहे हैं, उसे सिद्धारमैया की सरकार ने अपने राज्य के झंडे के तौर पर चुना। यही नहीं, उन्होंने इसे स्वीकृति देकर केंद्र सरकार के पास भी भेजा, ताकि जम्मू कश्मीर की तरह कर्नाटक का भी अपना अलग झंडा हो, लेकिन केंद्र सरकार ने इसे खारिज कर दिया। झंडे की तरह राज्य की एंथम की बात भी सिद्धारमैया ने की, ताकि राज्य के प्रति लोगों के प्रेम को भड़काकर वो चुनाव में वोट हासिल कर सके, लेकिन जनता ने उन्हें इसके किए की सजा दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी राजनीति को कांग्रेस की हार की बड़ी वजह बताया है। कोई सोच नहीं सकता था कि ये दल सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए, अपने क्षुल्लक स्वार्थ के लिए भारत के संविधान को, भारत के फेडरल स्ट्रक्चर को, भारत के फेडरलिज्म की भावना को चोट पहुंचाने का हीन कृत्य करे। नॉर्थ और साउथ की लड़ाई लड़वाना, केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पैदा करने वाली बातें करना। जाहिर है जनता ने ऐसे सभी फैसलों को जाति और समुदाय को संतुष्ट करने की नीति के तौर पर देखा और खारिज कर दिया। सवाल यह है कि क्या हमारे देश का वोटर अब इतना परिपक्व हो चुका है कि वो इमोशनल मुद्दों को एक तरफ करके वोटिंग करता है? ये समझने के लिए हमने राजनीतिक मामलों के जानकार से बात की।
बड़े बड़े विकसित राज्य देश है, जहाँ अमेरिका जैसे देश है, वहाँ पे भी इमोशनल अपील चलते हैं और वहाँ भी इमोशनल अपील पे वोटिंग होता है, क्योंकि इंसान अल्टीमेटली इंसान है, वो कंप्यूटर नहीं या मशीन नहीं है, उसको इमोशंस है। तो उस इमोशंस को आप कैसे योग करते हो, उसको कैसे उभर के लाते हो बाहर और उसको कैसा कैच करते हो, ये तो वक्ता पे निर्भर है। मोदी इसमें माहिर है, तो कोई बात नहीं कि जिस हिसाब से उनको मैंडेट मिला और 106 107 सीटें जो बीजेपी को मिली, जो उनको वाकई लग नहीं रहा था कि मिलेगी, लेकिन ये मोदी का भी एक इमोशनल अपील था और ग्राउंड वर्क पे अमित शाह का काम था। जनता जहां परिपक्व वोटर होने का सबूत दे रही है, तो वही नेता अपनी हार को स्वीकार करने की हिम्मत तक नहीं दिखा पा रहे। तभी तो हार के बाद कांग्रेस की तरफ से एक बार फिर ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश की बात सुनिए, आपको अंदाजा होगा कि ये कर्नाटक के फैसले का कितना सम्मान करते हैं। अगर इस देश के अंदर कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने ईवीएम के मामले में कभी न कभी संदेह न जाहिर किया हो। नेता जो था लीडर सरकार का, उसको नंबर 1 सारे सर्वे ने कहा। सरकार के बारे में कोई इनकम्बेंसी नहीं है, ये सारे चैनल ने कहा। ये सरकार 5 साल चली, जो कि 40 साल में पहला बार था कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक रहा हो। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे कार्यक्रम अच्छे थे, हमारा लीडर अच्छे थे और फिर उसके बाद नतीजे नहीं आए, तो आदमी को लगेगा कि हमने वोट कहीं दिया और वोट गया कहीं। कांग्रेस की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जाने का ये कोई पहला मामला नहीं है। हर हार के बाद उसकी तरफ से ऐसी ही बातें होती हैं। लेकिन हमारे मन में सवाल था कि क्या इन आरोपों में रत्ती भर भी सच्चाई है। ये जानने के लिए हमने मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से बात की। ईवीएम को लेकर सवाल खड़े करना तो आम बात हो गई है, लेकिन उसको कमीशन ने बहुत अच्छी तरह से एड्रेस किया है। एक ईवीएम स्टेटस पेपर बनाकर सारे मामलों को जानकारी उसमें देते हुए, पूरे विश्व के देशों की जानकारी देते हुए इसको वेबसाइट पर डाला है और सबको उपलब्ध भी कराया है। ईवीएम चैलेंज भी लास्ट ईयर किया था। इसके अलावा हम लोग जब भी किसी भी तरह की इस पर गतिविधि होती है तो उसको हम लोग रेस्पॉन्ड भी करते हैं। क्या ईवीएम से किसी भी तरह से छेड़छाड़ हो सकती है? किसी भी तरह का सवाल उठाने वाले को हम लोग यही कहेंगे कि वो अपनी जिज्ञासा, अपनी चीज़ें यहाँ बताए। हमारे सीईओ, हमारे डीओ हम उसको एड्रेस करने के लिए तत्पर हैं। तो ईवीएम पर सवाल उठाना फिजूल है। ऐसे में कांग्रेस की आशंका निराधार है। कांग्रेस के लिए जरूरी है कि वो आत्ममंथन करे कि वो बार बार चुनाव क्यों हार रही है, क्योंकि इतिहास कहता है कि जो भी कर्नाटक का विधानसभा चुनाव जीता है, लोकसभा चुनाव में उसका ही परचम लहराता है। ऐसे में कर्नाटक के नतीजों ने 2019 में कांग्रेस की राह को और भी कठिन कर दिया है। इस तरह 2019 के चुनाव कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के लिए चुनौती है, लेकिन एक मौका भी है कि वो देश और समाज को बांटने वाली ऐसी राजनीति से दूर रहे, वरना वही होगा जो कर्नाटक की जनता ने किया है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।